नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था और आज हम महिला और बाल अपराध से संबंधित पार्ट 2 की चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने कल संवैधानिक प्रावधान यानी बच्चों और महिलाओं से संबंधित संविधान में जो भी प्रावधान है तो संवैधानिक प्रावधान की चर्चा की। आज हम पार्ट 2 लेकर चलेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम बच्चों से संबंधित अपराध और उन अपराध को लेकर राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने जो भी एक्ट बनाए हैं उनको पढ़ेंगे। बच्चों से संबंधित एक्ट बोल दो, चाहे इसे आप अधिनियम बोल दो, तो इनकी अपन चर्चा करेंगे आज वाली क्लास में। तो चलते हैं दोस्तों पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 बच्चों से संबंधित अपराध। तो उसके अंदर हम पहला एक्ट ले रहे हैं दोस्तों, नंबर 1 बाल विवाह। जो बाल विवाह होता है, बाल विवाह निषेध अधिनियम, पहले एक्ट का नाम है बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम। देखो दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम लाने के पीछे प्रयोजन क्या था? छोटी आयु में ही बच्चों की शादी हो जाती है और जब छोटी आयु में बच्चों की शादी होती है तो जो बच्चियां होती वो इतनी परिपक्व नहीं होती कि प्रसव के बाद शिशु को जन्म दे सके। तो कई बार ऐसा होता था कि जब प्रसव होता तो बालिकाओं की मौत हो जाती थी। तो इस कारण सरकार को ये सोचना पड़ा कि एक निर्धारित आयु की जाए शादी के लिए बच्चों और बालिकाओं और बालकों की। तो पहली बार देखो इसके अंदर ये तो है वर्तमान में, ये जो आप एक्ट पढ़ोगे ये है वर्तमान में लागू, वर्तमान में। तो प्रारंभिक रूप से भारत के अंदर ध्यान रखेंगे 2 एक्ट हैं। एक तो ये है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो कि भी वर्तमान में है, और ये है 2006 का जो कि संपूर्ण भारत में नवंबर 2007 को लागू हुआ। नवंबर 2007 को लागू हुआ। इस एक्ट की धारा बी कहती है, धारा बी, इसमें नाबालिग की परिभाषा दी गई है। इसमें नाबालिग की परिभाषा, अब नाबालिग की परिभाषा दी गई है। नाबालिग की परिभाषा इस एक्ट में बाल विवाह में माना है कि कोई भी बालक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, अगर 18 वर्ष से किसी भी बालक की आयु कम होगी तो वो नाबालिग होगा, नाबालिग होगा। तो ये ध्यान रखें, 18 से कम जिस भी बालक की आयु होगी वो 18 वर्ष से कम वाला बालक नाबालिग कहलाएगा। इसकी धारा बी कहती है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 2006 में आया। तो क्या इस 2006 से पहले भारत में बाल विवाह का कोई एक्ट पारित नहीं था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस एक्ट से पहले भी एक एक्ट भारत में प्रचलित था। वह था अजमेर के एक व्यक्ति हैं हरविलास शारदा। हरविलास शारदा। तो हरविलास शारदा के नाम पर एक एक्ट आया, शारदा एक्ट। और इस शारदा एक्ट का ध्यान रखेंगे 1929 के अंदर ये एक्ट आता है। 1929 के अंदर 1929 में जब ये एक्ट आता है तो उसके बाद 1 अप्रैल 1930 को, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1930 को यह एक्ट संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। और इस शारदा एक्ट में पहली बार प्रावधान किया गया कि जो शादी के लिए निर्धारित आयु की बात इसके अंदर की गई थी। तो शादी के लिए इन्होंने 2 आयु निर्धारित की, एक तो इसमें मेल यानी बालक की और एक इसमें फीमेल की आयु निर्धारित की। तो शारदा एक्ट में पहली बार मेल की आयु निर्धारित की 18 वर्ष और फीमेल की आयु निर्धारित की 14 वर्ष।
तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि शादी के लिए पहली बार भारत के अंदर जो एक्ट प्रभावी था वो था शारदा एक्ट। और शारदा एक्ट हरविलास शारदा के नाम पर है, अजमेर के थे अपने, तो हरविलास शारदा एक्ट था जो कि 1929 में था। 1929 के अंदर ये बन के आया और उसके बाद में लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 को। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, 1 अप्रैल 1930 को इसी एक्ट में बच्चों की शादी की उम्र निर्धारित की गई थी। तो पहला इसमें ध्यान रखेंगे 18 वर्ष तो बालक की और 14 वर्ष बालिका की। अब इधर हमारा एक्ट अभी नवीनतम जो ये 1929 वाला एक्ट है 2006 तक परिवर्तन में रहा, क्योंकि 2006 में नया एक्ट है, तब तक यही एक्ट रहेगा। अब इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम कब का है दोस्तों? 2006 का, नवंबर 2007 में ये परिवर्तन में होता है। इसकी धारा बी कहती है, इसमें नाबालिग की परिभाषा का उल्लेख है, जिसमें कोई भी बालक, बालक का माने है इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल है, बालक में दोनों शामिल हो जाएंगे, मेल और फीमेल, जो 18 वर्ष से कम आयु का होगा वो नाबालिग होगा। अब दोस्तों चलते हैं इससे आगे, एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों। हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक तिथि लिख रहा हूं मैं, आप सबको जैसे पढ़ा होगा अबूझ सावा, और उसे कहते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। और वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है आखा तीज। क्या मनाई जाती है दोस्तों? आखा तीज। और इस आखा तीज के दिन एक घटना है जो सामने मेरे आई है। तो मेरा एक दोस्त है राजेश, और राजेश 2012 की जो एसआई वाली भर्ती थी, 2012 की एसआई वाली भर्ती, उस एसआई भर्ती में थानेदार बना, और उसकी पोस्टिंग यही अजमेर के पास एक बिनाई कस्बे में हुई। बिनाई में वह थानेदार बना। जब वह थानेदार बना तो उस समय उसने आखा तीज आने वाली थी, तो उसने सोचा कि इस बार आखा तीज पर धरपकड़ करेंगे, बाल विवाह रोकेंगे। तो दोस्तों जब वह ये सोच रहा था कि इस बार बाल विवाह की धरपकड़ करेंगे और वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीज आएगी तो बाल विवाह को रोकेंगे, तो जब थानेदार बनाया तो नया नया जोश भी आता दोस्तों। और उस थानेदार को दो जोश तो है ही, साथ में अब आखा तीज की डेट भी आ गई। आखा तीज से ठीक एक दिन पूर्व राजेश जी को पता चला, नए नए थानेदार साहब को, कि अभी कल हमारे यहाँ पर एक आखा तीज के दिन विवाह होने वाला है। 3 वर्ष की लड़की है, 4 वर्ष का लड़का है, तो उनकी शादी होने वाली है। उस स्थिति में राजेश जी को जोश आ गया कि यार बहुत दिनों से सोच रहे थे कि जब भी कोई शादी होगी तो वहाँ बाल विवाह को हम रोकेंगे, बालिकाओं का उत्थान करेंगे। तो ये चीज़ सोचकर, क्योंकि जोश था, तो ये चीज़ सोची उन्होंने। और जब रेड डालने का दिन था तो रेड डालने के दिन ये सारा मंडप इस तरह सजा हुआ है, और ये जो मंडप है इसका ये एंट्रेंस गेट, यहाँ पर खाना खाने की टेबलें लगी हुई है, यहाँ लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पर ये मंडप सजा हुआ है, इधर यहाँ पर दूल्हे, ये दूल्हा और ये दुल्हन, ये यहाँ पर फेरे ले रहे हैं, ये पंडित जी यहाँ पर हवन करवा रहे हैं, इनका फेरे करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही राजेश जी थानेदार साहब एंटर होते हैं, और थानेदार साहब जैसे ही इस द्वार से एंटर होते हैं तो यहाँ इनकी नज़र जाती है, और इस टेबल के ऊपर ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि खाना खा रहे हैं। एक व्यक्ति तो है सीआई साहब, कौन है? सीआई साहब, और दूसरे व्यक्ति है मंत्री साहब। और मंत्री साहब कौन से? तो हमारे मंत्री साहब जल संसाधन मंत्री सांवरलाल जी जाट। कौन है? सांवरलाल जी जाट है। तो देखते ही हक्के बक्के सांवरलाल जी जाट जब स्वयं मिनिस्टर साहब, मंत्री जी वहाँ बैठे हुए हैं, तो उस स्थिति में, क्योंकि पुलिस एक जनता की सेवक है, जनता की सेवक है, तो पहला दायित्व तो बनता है कि जनता की सेवा की जाए। अब जनता भले ही गलत हो, है ना, तो मंत्री जी वहां पर बैठे हुए हैं, सांवरलाल जी जाट, और साथ में बैठे हुए हैं मंत्री जी के साथ में सीआई साहब। तो जैसे ही राजेश जी एसआई साहब यहाँ पहुंचे तो एसआई साहब को पूछा कि भाई कैसे आना हुआ? तो राजेश जी कहते हैं कि साहब आपकी खातिरदारी करने आए हैं और आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, बाकी कोई और काम है नहीं। तो मंत्री जी ने इनको बुलाकर कहा कि आए हुए तो खाना खाकर जाना। तो उस स्थिति में राजस्थान के अंदर ध्यान रखना है आखा तीज, आखा तीज वाली घटना है। और आखा तीज की घटना
बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं अबूझ सावा। और इसी दिन राजस्थान में हजारों बाल विवाह संपन्न किए जाते हैं। तो ये देखो मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मंत्री जी जनता के सेवक हैं। और अब मंत्री जी जब यहाँ बैठे हुए हैं तो क्या कोई पुलिस कुछ काम कर सकती है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, तो इसलिए ये आए और वापस चले गए। तो ऐसी घटना भी घटती है दोस्तों यहाँ पर। तो राजस्थान के अंदर मैंने कहा वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीज के दिन अबूझ सावा होता है। और बात करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का है, नवंबर 2007 में को ये पूरे भारत में लागू होता है। इसमें नाबालिग की परिभाषा ध्यान रखेंगे, इसकी एक धारा है, धारा बी। इस धारा बी के अंदर नाबालिग की परिभाषा दी गई है। और इसी एक्ट में अभी पिछले साल जब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ तो उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत शादी के लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है बालक और बालिका की? तो ध्यान रखेंगे मेल के लिए तो 21 वर्ष सबको पता है, और फीमेल के लिए निर्धारित की गई है 18 वर्ष। तो ये पहले वाले शारदा एक्ट में तो थी 18 वर्ष लड़के की और 14 वर्ष लड़की की। और ये हमारा जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है दोस्तों, इसके अंदर मेल की उम्र निर्धारित की गई है 21 वर्ष और फीमेल की उम्र निर्धारित की गई है 14 वर्ष। तो एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बाल विवाह कब होता है? तो ये होता है वैशाख शुक्ल तृतीया। कब होता है दोस्तों? वैशाख शुक्ल तृतीया। मेनली अबूझ सावा है, आखा तीज कहते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, चलेंगे अपन आगे। चलते हैं दोस्तों आगे। जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम है तो इसकी बात वापस करें तो वैशाख शुक्ल तृतीया को बाल विवाह होता है। वर्तमान में कौन सा एक्ट लागू होता बता दोगे? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है। अब 18 साल से कम आयु की लड़की की अगर शादी होती है तो इसके अंदर ध्यान रखना है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, इसके माँ बाप है जो इसकी बाल विवाह करवा रहे हैं तो उनके लिए कुछ सजा का प्रावधान भी है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो इनके लिए 1 लाख रुपए, अगर मान लो कोई बाल विवाह को संपन्न कराता है तो उसके लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना तथा 2 साल की सजा। कितने साल की सजा दोस्तों? 2 साल की सजा। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों आपके लिए, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन है इसी से संबंधित, बाल विवाह से संबंधित। देखेंगे दोस्तों प्रश्न। प्रश्न है, क्या बाल विवाह का उल्लंघन करने पर, क्या बाल विवाह का उल्लंघन करने पर, बाल विवाह का उल्लंघन या बाल विवाह निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने पर महिला दंडित होगी, महिला कारावास से दंडित होगी। तो ऑप्शन ए है हाँ, कारावास से दंडित होगी। ऑप्शन बी नहीं, कारावास से दंडित नहीं होगी। दे दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों क्या बाल विवाह निषेध अधिनियम जो कि है 2006 का, प्रवर्तन में आया नवंबर 2007 से, का उल्लंघन करने पर महिला कारावास से दंडित होगी? तो आप बोलेंगे नहीं, महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि महिला, मान लो, क्योंकि आज राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो भारत में नीचे से दूसरे स्थान पर है, उसके नीचे सिर्फ बिहार। तो इसलिए राजस्थान सरकार ने ये माना कि ये जो महिला है जो बाल विवाह करवा रही है अपने बच्चों का,
तो उसे कारावास इसलिए दंडित नहीं किया जाएगा कि उसने यह जो गैर जानकारी के कारण ऐसा किया होगा, तो उसके पास जानकारी उपलब्ध नहीं थी या वह साक्षर नहीं थी, इस कारण उसने ऐसा किया होगा, इसी कारण तो उसे कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा, बस उसे सिर्फ जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए जुर्माना है, तो ध्यान रखेंगे इसे सिर्फ जुर्माना देना होगा। जुर्माने की भी हमने बात की, कितनी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उससे ले लिए जाएंगे और छोड़ दिया जाएगा। और अगर सजा की बात करूं तो मैं सजा मैंने अगर मान लो पुरुष को कारावास होगा तो वो कितने साल का, 2 साल का कारावास। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला एक्ट है दोस्तों बाल श्रम प्रतिषेध, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम। दोस्तों बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, अब यहां पर लिखा है बाल श्रम, श्रम का मतलब होता है दोस्तों लेबर, लेबर, लेबर यानी श्रम, बाल का मतलब चाइल्ड, तो चाइल्ड लेबर की बात कर रहा है, चाइल्ड लेबर। तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब का है दोस्तों, 1986 का, 1986 में बना बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। इस बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम की एक धारा है 3, धारा 3 कहती है, धारा 3 में कहा गया है कि कोई भी बालक, कोई भी बालक यदि 14 वर्ष से छोटा है, कोई भी बालक यदि 14 वर्ष से छोटा है, 14 वर्ष से छोटा है तो उसे किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता, नियोजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यह आपको ध्यान रखना है कि यदि वह बच्चा यदि 14 वर्ष से कम आयु का है, मैंने कहा 14 वर्ष से कम यानी छोटा है, तो उसे कोई भी काम आप नहीं करवा सकते। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा, सर उस बच्चे के माता पिता की दुकान है, ये मान लो इसके पापा की दुकान है, ये पापा यहाँ काम कर रहे हैं, ये काउंटर है, तो ये क्या ये बच्चा अपने पिता की मदद करा सकता है? तो इसमें स्पष्ट कहा गया इस एक्ट में कि यदि उसके पिता गैर हानिकारक काम करते हो, यदि उसके पिता कौन सा गैर हानिकारक काम करते हो, तो वह बच्चा उनकी मदद कर सकता है। ध्यान रखेंगे, मदद तो उनकी वह बच्चा कर सकता है। तो पहली बात हुई, धारा 3 कहती है कोई भी बालक 14 वर्ष से छोटा है तो किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता, चाहे वह हानिकारक हो चाहे गैर हानिकारक हो। एक बैरियर आपको मिल गया कि 14 वर्ष से छोटा बच्चा तो कोई भी काम नहीं करेगा। अब मान लो वह बच्चा 15 वर्ष का है, कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का। तो 15 वर्ष का बालक, जैसे मान लो ये 15 वर्ष का बालक है, अब घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो घर की आर्थिक स्थिति नहीं है, आयु बता रहे हो सर 15 वर्ष, तो क्या ये भूखा मरेगा? तो नहीं, ये भूखा नहीं मरेगा। इसके लिए भी सरकार ने कोई प्रबंध किए हैं। तो सरकार ने पहला प्रबंध किया है कि मान लो इस बालक को अगर नियोजित किया जाता है, कोई कार्य इससे करवाया जाता है, 15 वर्ष का है, आप सब जानते हो कि 15 वर्ष का छोटा आयु का बालक है, तो अब उससे अधिक हानिकारक कामों में देखो 2 प्रकार के काम होते हैं। एक होता है हानिकारक और एक होता है गैर हानिकारक। तो ध्यान रखेंगे, इसे हानिकारक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता, लेकिन गैर हानिकारक कार्यों में से नियोजित किया जा सकता है। हानिकारक काम कौन से होते हैं? जो इसकी सेहत पर प्रभाव डालते हैं, जो सेहत पर प्रभाव डालते हैं, जैसे किसी खान में ये काम करता है, किसी फटाका फैक्ट्री में ये काम करता है, उस स्थिति में वो हानिकारक काम होंगे। लेकिन ऐसे काम जो गैर हानिकारक है,
जो कि इसके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। जैसे मान लो किसी मिठाई डिब्बे की, कोई मिठाई के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री है, कोई किराने की दुकान है, तो उस स्थिति में वह बच्चा काम करेगा, और वह बच्चा काम करेगा तो लेकिन इस काम की भी शर्तें रखी गई है। अब शर्तें किसने रखी है तो ध्यान रखेंगे, भारत सरकार का एक मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दोस्तों? श्रम मंत्रालय। और श्रम मंत्रालय के अधीन एक तंत्र आता है, उस तंत्र का नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों आप, उस तंत्र का नाम है दोस्तों उसे कहते हैं औद्योगिक तो इसकी औद्योगिक भी कौन सा है? केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र, CIRM इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। तो केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र। अब केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने कुछ रखी है इसके लिए शर्तें, कि अगर मान लो ये 15 वर्ष का बच्चा है, 16 वर्ष का बच्चा है, यानी कि ये काम कब से कब तक कर सकता है? 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु इसकी जब तक रहेगी तब तक ये गैर हानिकारक काम को कर सकता है। अगर मान लो इससे गैर हानिकारक काम नहीं करवा रहे हैं, इससे हानिकारक काम करवा रहे हैं, तो हानिकारक के काम जैसे मान लो किसी फटाका फैक्ट्री में है, या फिर किसी मान लो फटाका फैक्ट्री के अलावा किसी खदान में काम कर रहा है, किसी खान में काम कर रहा है, तो इसकी आयु होनी चाहिए 18+। कितनी आयु दोस्तों? हानिकारक काम के लिए इसकी जो आयु है वो निर्धारित की है कितनी? 18+। 18+ होगा तो ही हानिकारक काम में ये नियोजित किया जाएगा। जब 14 से 18 वर्ष, क्योंकि हमने इसकी 15 वर्ष आयु ली है, 14 से 18 के बीच में है, तो ये गैर हानिकारक काम करेगा जो कि कुछ भी हो सकता है। अब इसके लिए भारत के एक श्रम मंत्रालय है, और श्रम मंत्रालय के अधीन है केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र। तो संबंध तंत्र ने यहाँ पर कुछ शर्तें रखी है कि छोटा बालक है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि क्या क्या शर्तें इसके लिए निर्धारित की गई है। तो पहला दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो इसके लिए शर्त रखी गई है वो है, पहला देखेंगे आप, नंबर 1 शर्त रखी है दोस्तों यहाँ पर कि जिस बालक से कोई काम करवाया जा रहा है वह प्रतिदिन लगातार 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, वह 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। दूसरी इसके अंदर शर्त रखिए कि वह लगातार 3 घंटे काम करता है तो उसे 3 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद दोस्तों? 3 घंटे के बाद 1 घंटे का आराम देंगे या विश्राम देंगे। 3 घंटे के बाद उसे 1 घंटे का आराम या विश्राम देना होगा। तीसरी शर्त रखी है कि वह बालक जो कि छोटी आयु का है, 14 से 18 वर्ष के बीच में है, गैर हानिकारक काम कर रहा है, तो उसे एक दिन में उससे कितना काम लिया जा सकता है? तो दोस्तों 3-3 घंटे का 2 बार प्रोसीजर अपनाया जा सकता है, यानी कि 1 घंटे में, 1 दिन के अंदर वह कितना काम करेगा? वह एक दिन में 6 घंटे, कितने घंटे दोस्तों? 6 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। 6 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, 1 दिन के अंदर वह 6 घंटे ही काम करेगा। और क्या शर्त रखी इसी के अंदर? चौथी शर्त रखी है कि जिस बच्चे से आप काम करवा रहे हो उसे सप्ताह के अंदर एक पूरे दिन की छुट्टी, यानी बालक को सप्ताह में एक पूरे दिन की छुट्टी, यानी हाफ डे नहीं चलेगा, फुल डे, एक पूरे दिन की छुट्टी देनी होगी। ये भी बात इसमें कही गई है। 5वीं बात दोस्तों इसके अंदर कही गई है कि वह जो बालक काम कर रहा है उसकी छुट्टी का जो दिन है वो जो नियोक्ता है, जो उसका, जैसे मान लो किसी दुकान का वह मालिक है, उस मालिक को, या किसी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के मालिक को यह नोटिस बोर्ड पर चिपकाना पड़ेगा कि इस बालक की छुट्टी का जो दिन है वो गुरुवार को है।
तो देखेंगे इसमें लिखेंगे नियोक्ता को, किसको, नियोक्ता को बालक की छुट्टी का दिन, बालक की छुट्टी का दिन नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा। कहां पर लगाना होगा दोस्तों, नोटिस बोर्ड पर पहले से निर्दिष्ट करनी होगा, ये नोटिस बोर्ड पर दिखाना होगा। तो ये नोटिस बोर्ड पर दिखाना होगा। तो ये 5 बातें हो गई। एक लास्ट बात इसी के अंदर शर्त लिखी है, नंबर 6 शर्त है कि जो छुट्टी का जो बालक का दिन है वो नियोक्ता 3 माह में सिर्फ एक बार बदल सकता है। तो छुट्टी का दिन नियोक्ता 3 माह में एक बार, यानी 3 माह में एक बार छुट्टी का दिन बदल सकता है। छुट्टी का दिन बदल सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर, ये सारी शर्तें हैं। वापस एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। पहला हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, थोड़ा सा एक बार इसका रिवीजन करते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब का है, 1986 का है। इसके बाद में इसमें ध्यान रखना है, इसमें 2016 में संशोधन हुआ है। 1986 का है लेकिन इसका संशोधन कब हुआ है, 1986 का है लेकिन संशोधन हुआ है 2006 में जाकर। इसकी एक धारा है, धारा 3। धारा 3 कहती है कि कोई भी बालक जो कि कितनी आयु का है, 14 वर्ष की आयु का से छोटा है, तो वह किसी भी काम में नियोजित नहीं होगा। लेकिन अब उसमें 2 प्रकार कैटेगरी है कि वह गैर हानिकारक कार्यों में, या अगर उसके पिता गैर हानिकारक कार्यों को करते हैं तो वह अपने पिता की मदद करने के लिए उनकी दुकान पर, उनकी फैक्ट्री में या कहीं भी संस्थान है उनका, तो वहां पर जा सकता है। उस स्थिति में आगे चलते हैं दोस्तों। अब गैर हानिकारक कार्य उसके पिता की मान लो कोई उसके पिता का व्यवसाय नहीं है, तो वो कहीं मान लो उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो काम करने कहीं पर जाता है, तो उस स्थिति में वह जहां पर भी काम करेगा 14 से 18 वर्ष की आयु का ही बच्चा काम कर सकता है, वो भी गैर हानिकारक कार्यों को ही करेगा। उस स्थिति में उसके लिए कुछ और शर्तें रखी गई है। वह लगातार 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। 3 घंटे के बाद उसे 1 घंटे का विश्राम दिया जाएगा। वह एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। सप्ताह में एक पूरे दिन की उस बच्चे को छुट्टी दी जाएगी। नियोक्ता को बालक की जो छुट्टी का दिन है वह पहले से सूचना पट या नोटिस बोर्ड पर चिपकाना या चस्पा करना पड़ेगा। 3 माह में नियोक्ता उस छुट्टी के दिन को एक बार से अधिक नहीं बदल सकता। तो ये सारी बातें इसके अंदर की गई है। अब ये जो सारी बातें, जो शर्तें हैं, वो लगाता कौन है, तो केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन करता है। और इसके अंदर भी एक केंद्रीय एजेंसी है, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र, इसको बोलते हैं CIRM, यही इस पर क्रियान्वयन करता है। तो ये है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। ले ले दोस्तों स्क्रीनशॉट। जैसे मान लो इसके अंदर एक नियोक्ता की बात की गई है। जैसे मान लो नियोक्ता यदि ऐसा करने में असमर्थ होता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, 50,000 रुपए के जुर्माने की इसके अंदर बात की गई है। 50,000 रुपए का जुर्माना, अगर नियोक्ता ऐसा करने में असमर्थ होता है तो 50,000 का जुर्माने की बात की गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट दोस्तों वो भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, एनसीआरबी, इसकी रिपोर्ट 2015 की में कहा गया है जो बालकों के प्रति अपराध होते हैं वो 2 गुना बढ़ चुके हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2015 के अनुसार बालकों के प्रति जो अपराध होते हैं वो कितने गुना बढ़ चुके हैं। तो वो दोस्तों ऑप्शन मिल सकता है, 2 गुना बढ़ चुके हैं, 4 गुना बढ़ चुके हैं, 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखना 2 गुना बढ़ चुके हैं। तो बालकों के प्रति जो अपराध होते हैं 2 गुना इसमें वृद्धि हुई है। अब दोस्तों जब 2 गुना वृद्धि हो गई तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर, अब मान लो कोई बालक है, उसका शोषण हो रहा है, उससे मान लो किसी फैक्ट्री का कोई मालिक है जो कि उससे अधिक काम करवा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति
एक मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक अधिकारी को, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा एक नोट कर लेना कि मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट किसको, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक अधिकारी को शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी व्यक्ति जाकर कर सकता है, किसी अगर बच्चे का शोषण होता हो या बच्चे से अधिक काम लिया जाता हो या बच्चे का किसी भी प्रकार का शोषण हो, तो उस स्थिति में किसी भी प्रकार का माने उसके श्रम से संबंधित शोषण हो, तो इस स्थिति में मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या इसी को कहते हैं। अब मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट दोस्तों कहां पर होता है, तो जो भी नगर निगम होते हैं वहां पर ये मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे, इसलिए स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों आप इसका। तो दोस्त पिछली 2 वीडियोस में हमने महिला और बाल अपराध से संबंधित पार्ट 1 कर लिया और पार्ट 2 के अंदर हमने बाल अपराध के अंदर 2 एक्ट पढ़े थे, एक बाल विवाह वाला पढ़ा और एक बच्चों को लेकर जो श्रम से संबंधित एक्ट था, बाल श्रम एक्ट, तो वह पढ़ा 1986 का। आज उसी का आगे वाला भाग बाल अपराध में ही एक और पार्ट, इसके अंदर 2 एक्ट और बचे हुए हमारे, तो उसको कंप्लीट करते हैं। तो आज के हमारे पास 2 टॉपिक है दोस्तों, एक एक्ट जो नंबर 3 पे हम लेना चाहेंगे क्योंकि 2 एक्ट हमने पढ़ लिए, एक बाल विवाह पढ़ लिया और एक बाल श्रम पढ़ लिया। तो उसके बाद में तीसरा एक्ट आज लेके चल रहे हैं दोस्तों हम, किशोर न्याय एवं संरक्षण, किशोर न्याय एवं संरक्षण अधिनियम 2015, किशोर न्याय एवं संरक्षण अधिनियम कब का है दोस्तों, ये 2015। इसको देखो, यहां पर 2 चीज समझने की है। जो अभी 2015 लिखा है, एक घटना थी दोस्तों 2012 में घटी निर्भया कांड। आप सभी ने सुना होगा, दिल्ली के अंदर निर्भया कांड घटा और उस निर्भया कांड के अंदर 5 आरोपी थे, 5 में से 4 आरोपी बालिग थे। बालिग का माने उनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर थी, लेकिन एक अपराधी उसके अंदर 17 वर्ष और 9 माह का था। तो जब अपराधी 17 वर्ष 9 माह का होगा, तो ये जो किशोर न्याय शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, एक आप इसके अंदर देखेंगे, ये जो न्याय शब्द है, ये न्याय शब्द पहले इसमें नहीं था। ये एक्ट था, मूल रूप से ये एक्ट 1986 का था, 1986 में बना और यही एक्ट 1986 में बनने के बाद सन 2000 के अंदर लागू हुआ। उसके बाद में इसमें उत्तरोत्तर परिवर्तन होते गए। 2000 के अंदर लागू होने के बाद इसके अंदर फिर 2006 में परिवर्तन हुआ। 2006 के परिवर्तन के बाद भी आवश्यकता पड़ी कि इसमें और परिवर्तन करना चाहिए, तो 2006 के बाद 2011 में इसके अंदर परिवर्तन हुआ और मेजर परिवर्तन होगा 2012 का जो निर्भया कांड दिल्ली में घटा उसके बाद। कारण क्या था, कारण मैं अभी बता रहा हूं आपको कि जो दिल्ली में निर्भया कांड घटा उसमें एक अपराधी की उम्र 17 वर्ष और 9 माह थी और इस एक्ट के अनुसार यदि कोई बाल अपराधी होता है तो उसे भारत की कोर्ट के द्वारा सजा नहीं मिलेगी, उसे किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम के तहत ये सजा मिलती थी। तो इस कारण ये जो एक्ट है, इसको हिंदी में कहेंगे तो ये किशोर का माने होता है जुवेनाइल, तो इसको कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। बाद में इसको परिवर्तन हुआ, सबसे मेजर परिवर्तन होता है दोस्तों इसके अंदर 2015 में, और ये 2015 में इसके अंदर एक शब्द जोड़ा जाता है न्याय। तो इस 2015 के नाम पर ही इसे पहले था ये किशोर संरक्षण अधिनियम और 2015 के बाद ये कहलाने लगा किशोर न्याय एवं संरक्षण अधिनियम 2015। तो कारण मैं बता रहा हूं कि निर्भया कांड में एक जो अपराधी था उसकी उम्र 17 वर्ष 9 माह, तो वो सजा से बच गया दोस्तों, क्योंकि अपराधी के लिए सजा 18 वर्ष मान्य रखी गई है इस एक्ट में जो पहले वाला था। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बाल अपराधी की उम्र, बाल अपराधी बोल दो या अपचारी बोल दो, तो बाल अपराधी की उम्र 16 वर्ष कर दी गई। पहले थी 18 वर्ष, 18 के कारण ही वह अपराधी बच गया, तो उस कारण 2015 के अंदर किशोर अपराधी की उम्र की गई 16 वर्ष। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कब का एक्ट है, मेनली 1986 का है दोस्तों। 1986 में बना लेकिन लागू हुआ वर्ष 2000 के अंदर। फिर 2000 में लागू होने के बाद 2006 के अंदर परिवर्तन हुआ
2011 में परिवर्तन हुआ और मेजर परिवर्तन हो गए 2015 में निर्भया कांड के बाद। इसी कारण यह एक्ट कहलाता किशोर न्याय। ये न्याय शब्द 2015 में जुड़ा, पहले था किशोर न्याय एवं संरक्षण अधिनियम। अब आगे चलते हैं दोस्तों इसी के अंदर। तो जब 2015 में ये किशोर न्याय एक्ट बना यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना, तो 2016 में आप ध्यान रखेंगे कि 2016 के अंदर इसकी नियमावली तैयार की गई। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब इसकी नियमावली तैयार की गई, नियमावली, तो उसी के तहत इसके अंदर कुल 112 धाराएं जोड़ी गई। ये ध्यान रखना है, अगर मेजर कोई फैक्ट पूछ ले कि किशोर न्याय या इसको कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो उसमें कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय में बटा हुआ है, तो इसके 10 तो अध्याय हैं दोस्तों, 10 अध्याय, और इसके अलावा 112 इसके अंदर धाराएं हैं। ये भी इसके अंदर एक फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। एक बार लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट और चलेंगे उसके बाद में आगे। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलते हैं इसके आगे। इस एक्ट की दो खासियत है दोस्तों। किशोर न्याय एक्ट 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग अलग बात करेगा और दूसरा भाग कुछ अलग बात कर रहा है, तो दोनों भागों को समझे। ये इस एक्ट का है भाग क, भाग क, और दूसरे वाले भाग में है भाग ख। भाग क कहता है बाल संरक्षण की बात, बाल संरक्षण की बात, यानी ये पीड़ित बालक के बारे में बात करता है। पीड़ित बालक के बारे में, किसके बारे में दोस्तों? पीड़ित बालक के बारे में। और इसी का दूसरा भाग जिसे भाग का कहते हैं, वो बात करता है बाल न्याय के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बाल न्याय। बाल न्याय बात करता है किसके बारे में? तो ध्यान रखेंगे इसका दूसरा भाग है वो करता है बाल अपराधी के बारे में। यानी मान लो कोई बच्चा है और उसने कोई अपराध किया है, तो ये बात करेगा बाल अपराधी के बारे में। तो ये दो बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि ये भाग 2 जो ये एक्ट है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग बात करेगा भाग के पीड़ित बालक के बारे में, और दूसरा अगर मान लो कोई छोटा बच्चा उसने कोई अपराध कर दिया तो उसको इस एक्ट के तहत, मैंने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2016 के तहत 2015 के तहत इसकी जो उम्र है, अगर कोई बच्चा 16 वर्ष से छोटा है तो इस एक्ट के तहत सजा मिलेगी। बाकी अगर 16 वर्ष से बड़ा है कोई बालक तो फिर वह अब नाबालिग की श्रेणी में इस एक्ट के तहत नहीं है। तो इसके अंदर आगे बात करते हैं दोस्तों। अब मान लो मैंने इसमें 2 बातें बताई कि इसका एक तो भाग क है और एक भाग ख है, तो इसके अंदर कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। जैसे इसके अंदर पहली बात, यदि मान लो कोई बालक अपराध करता है और कोई बालक पीड़ित है तो उनके संबंध में कुछ बातें को उल्लेख किया गया है। जैसे इसकी कुछ मुख्य शर्तें दी गई है, तो ये शर्तों का आप ध्यान रखेंगे इस एक्ट में कौन कौन सी शर्तों का उल्लेख किया गया है। तो इसकी शर्त नंबर 1 पढ़ रहे हैं। इसकी 6 से 7 शर्तें आपको ध्यान रखनी है। पहली शर्त है जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक संभव हो पुलिसकर्मी, सादे कपड़ों में रहेंगे। कैसे कपड़ों में रहेंगे? सादे का माने दोस्तों यहाँ बात की जा रही है सादे कपड़ों में रहेंगे, सादे कपड़ों में। और ये पिछली बार का क्वेश्चन भी आया है, जहां तक संभव हो पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में। इसके लिए बात की गई है सिविल ड्रेस में रहेंगे। कैसी ड्रेस में दोस्तों? सिविल ड्रेस में रहेंगे। जहां तक पुलिसकर्मी संभव हो सादे कपड़ों में या सिविल ड्रेस में रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों। चलते हैं इसी की दूसरी बात नंबर 2, किस किस बातों का इसमें उल्लेख किया गया। सिविल ड्रेस में रहेंगे, ये पिछली बार का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब यदि मान लो अपराध करने वाला भी बालक है जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है और पीड़ित बालक भी 16 वर्ष से कम है, तो इस एक्ट में 2 बातें कही गई है। यदि अपराधी अधेड़ आयु का है, अधेड़ का माने 21 वर्ष से उच्च आयु का है, तो उसे पीड़ित बालक के सामने नहीं लेकर आएंगे क्योंकि बालक है, डर जाएगा। तो यह इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि अपराधी अधेड़ आयु का है, अधेड़ का माने ध्यान रखेंगे आप, अधेड़ आयु 21 वर्ष से अधिक है, अधेड़ आयु का है
का है तो उसे पीड़ित बालक के समक्ष बालक के समक्ष नहीं लाएंगे, पीड़ित बालक के समक्ष नहीं लाएंगे। और दूसरी बात इसी के अंदर कही गई है, यदि बालक और अपराधी, यदि पीड़ित बालक और अपराधी, यदि पीड़ित बालक और अपराधी दोनों नाबालिग है, दोनों नाबालिग है तो एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा, तो उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई आप नोट्स बना रहे हो तो अपनी कॉपी में भी इसको लिख सकता है। जहां तक संभव हो पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में रहेंगे, ये पिछली बार का क्वेश्चन है, सिविल ड्रेस में रहेंगे। यदि अपराधी अधेड़ आयु का है, अधेड़ का माने आप ध्यान रखेंगे वह कितनी वर्ष से अधिक उम्र का है, तो 21 प्लस आयु का है, यानी 21 प्लस आयु का है तो उसे पीड़ित बालक के समक्ष नहीं लेकर आएंगे। और यदि पीड़ित बालक और अपराधी दोनों नाबालिग हैं तो उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, अगर लेना चाहो तो। चलते हैं आगे दोस्तों, इसी की कुछ और बातें। इसकी बात नंबर 3 या शर्त नंबर 3 का ध्यान रखेंगे। शर्त नंबर 3 में कहते हैं कि जो बालक है उससे किसी सादे पेपर पर हस्ताक्षर नहीं कराए जाएंगे, उससे बालक के अनुरूप व्यवहार किया जाएगा। तो अच्छा, बात नंबर 3 कहता है व्यवहार के बारे में, यानी अगर जो पुलिसकर्मी है या कोई संरक्षण केंद्र का कोई कर्मचारी है तो उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका व्यवहार होगा बाल अनुरूप, यानी बच्चों के अनुरूप जैसा व्यवहार होता है तो वैसा ही उसका व्यवहार होगा। चौथी बात इसी के अंदर की गई है, तो बाल अनुरूप उसका व्यवहार होगा। चौथी बात कहता है कि बच्चों से किसी सादे पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। बच्चों से किसी सादे पेपर पर हस्ताक्षर के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। तो बच्चों से किसी सादे पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। पांचवी बात इसी में बताई गई है दोस्तों, बच्चों को हथकड़ी, जंजीर, बेड़ी नहीं लगाई जाएगी। बच्चों को हथकड़ी, जंजीर या बेड़ी नहीं लगाई जाएगी, ये ध्यान रखना। छठी बात इसी में कही गई है कि मान लो कोई पीड़ित बालक है और उस पीड़ित बालक को यदि संरक्षण केंद्र में रखा गया है तो उस स्थिति में जो अब मान लो पीड़ित बालक का संरक्षण केंद्र में रह रहा है तो उसकी शिकायत उसके माता पिता ने करवाई होगी या उसके किसी अभिभावक ने करवाई होगी। तो उस स्थिति में जो एफआईआर की कॉपी है वो एफआईआर की कॉपी उसके माता पिता या जो भी जिस शिकायत करता उसको देंगे और एक कॉपी जो पीड़ित बालक है उसको देंगे। तो यहाँ पर बात होती है छठे नंबर पर एफआईआर की कॉपी। किसकी बात है दोस्तों? एफआईआर की कॉपी 2 जनों को मिलेगी। एक मिलेगी दोस्तों शिकायतकर्ता को, किसको? जैसे मान लो उसके माता पिता को या अभिभावक है तो शिकायतकर्ता को एक कॉपी तो एफआईआर कॉपी देंगे और एक देंगे बच्चे को, तो बच्चे को भी एफआईआर कॉपी देंगे, एक देंगे बच्चे को। और 7वीं बात लास्ट है इसके अंदर दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट बनाई जाएगी। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट बनाई जाएगी। थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको,
जाएगी। अब बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट बना रहे हैं तो उस सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट का उल्लेख कौन से प्रारूप में है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे की जो सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है कि उस बच्चे के जिसके मान लो जिस बच्चे ने अपराध किया है या जो बच्चा पीड़ित है उसके माता पिता का व्यवहार कैसा है, उस बच्चे का व्यवहार कैसा है, वो कौन सी शिक्षा में है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड रहा है, तो ये सब जानने के लिए बच्चे की एक सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट बनाई जाती है। और उसका प्रारूप आप ध्यान रखेंगे दोस्तों SBR प्रारूप 1 में ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। SBR प्रारूप 1 में सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट का उल्लेख है। तो ये था दोस्तों हमारा किशोर न्याय एवं संरक्षण अधिनियम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो इसका एक बार अपन रिवीजन करेंगे वापस 2 मिनट क्विक, एक बार स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। चलते हैं दोस्तों इसी के अंदर, इसका क्विक रिवीजन करते हैं वापस। पहला इसमें शुरुआत की थी हमने किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम 2015, आज इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर न्याय शब्द जोड़ा 2015 में निर्भया कांड के बाद। तो सबसे पहले इसका नाम है किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम, 2015 का है। मेनली ये किशोर संरक्षण अधिनियम था 1986 का, 2000 के अंदर लागू हुआ, फिर इसमें उत्तरोत्तर संशोधन होते रहे, 2006 में, 2011 में, देन 2015 के अंदर इसके संशोधन हुए। निर्भया कांड के बाद में जरूरत पड़ी कि इसके अंदर जो बाल अपराधी की उम्र घोषित की गई थी पहले 1986 में जब बना, तो उसके अंदर बाल अपराधी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन निर्भया कांड होने के बाद में देश को लगा कि अपराधी की जो उम्र है वो 18 वर्ष ज्यादा है, क्योंकि वहां जो अपराधी था वह 17 वर्ष तथा 9 माह का था। तो इस स्थिति के अंदर इसमें परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी, तो 2016 में इसकी नियमावली बनी और 2015 में ये कहलाया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्योंकि किशोर का हिंदी, किशोर का इंग्लिश में बोलते हैं जुवेनाइल और न्याय को बोलते हैं जस्टिस, किशोर न्याय अधिनियम 2015। इसको जब 2016 में नियमावली बनी तब इसमें 112 धाराएं और 10 अध्यायों का उल्लेख किया गया था। चलते हैं आगे इसी में। इसकी ये जो अधिनियम है ये 2 भागों में है। पहला भाग बात करता है बाल संरक्षण की, और बाल संरक्षण का मतलब है किसी बच्चे को जो पीड़ित है उसको संरक्षण दिलाना है, तो इस हिसाब से पार्ट 1 इसका इसमें है। दूसरा है किशोर न्याय, यानी कोई मान लो कोई बालक अपराधी है तो उसके लिए बात की गई है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। इसमें जो बाल अपराधी की उम्र मान्य की गई है वो ध्यान रखेंगे आप कितनी, 16 वर्ष। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं आगे। अब इसमें कुछ शर्तें दे रखी है पीड़ित बालक और पीड़ित बालक के अलावा बाल अपचारी के लिए। जहां तक संभव हो पुलिसकर्मी सादे कपड़ों सिविल ड्रेस में रहेंगे। पिछले साल का ये क्वेश्चन भी, तो आप ध्यान रखेंगे पीड़ित बालक के लिए पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में रहेंगे। यदि अपराधी है जो कि अधेड़ आयु का है तो उसे पीड़ित बालक के समक्ष नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि बच्चा डर सकता है। आगे चलते हैं। अगर दोनों ही पीड़ित बालक और अपराधी दोनों ही नाबालिग है तो उस स्थिति में इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा। अगला है व्यवहार की बात की गई। जो संरक्षण केंद्र का अधिकारी या पुलिसकर्मी है उसका व्यवहार बच्चों के अनुरूप होगा, बाल अनुरूप होगा। बच्चों को किसी भी सादे पेपर पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, सादे पेपर पर उनसे हस्ताक्षर नहीं करवाए जाएंगे। इसके अलावा दबाव नहीं डाला जाएगा, बच्चों को हथकड़ी, बेड़ी, जंजीर आदि नहीं लगाई जाएगी। FIR की कॉपी शिकायतकर्ता और बच्चे दोनों को देंगे, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से शिकायतकर्ता को भी FIR कॉपी और बच्चे को भी FIR कॉपी। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट SBR प्रारूप 1 में बताई गई है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा क्विक एक रिवीजन। SBR प्रारूप 1 का आप ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रारूप बताया गया है SBR प्रारूप 1 में। चलते हैं दोस्तों आगे। आप पढ़ेंगे दोस्तों पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट को कहेंगे बच्चों से यौन उत्पीड़न, बच्चों से यौन उत्पीड़न निवारक एवं रोकथाम अधिनियम, निवारक एवं रोकथाम। चौथा एक था दोस्तों ध्यान रखना, पहला पढ़ा बाल विवाह का, दूसरा पढ़ा बाल श्रम का, तीसरा पढ़ा अभी हमने किशोर न्याय वाला, और चौथा है बच्चों से यौन उत्पीड़न एवं निवारण एवं रोकथाम अधिनियम। रोकथाम अधिनियम 2012 का है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है 2012 को। सबसे पहली बात तो यही बननी थी यहाँ से कि ये जो एक्ट है जब 2012 में आया तो ये लागू कब हुआ। पिछली बार क्वेश्चन आया था एक पेपर में, जब 7 तारीख का कांस्टेबल का 3rd पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन था
कि ये पॉक्सो एक्ट किस तारीख को लागू हुआ, तो आप बताएंगे 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2012 को। तो 14 नवंबर को क्या दोस्तों, बाल दिवस है। कौन सा दिवस है, बाल दिवस, चाचा नेहरू का जन्मदिन है, तो बाल दिवस के दिन ही लागू हुआ। बाल दिवस के दिन, बच्चों से संबंधित है, बाल दिवस चाचा नेहरू का जन्मदिन है इसीलिए। तो 14 नवंबर 2012 बच्चों से यौन उत्पीड़न निवारक एवं रोकथाम अधिनियम, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पॉक्सो एक्ट। ध्यान रखेंगे कौन सा एक्ट, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या होता है दोस्तों, अब बच्चों से जो भी लैंगिक प्रकार के भेदभाव होते हैं, लैंगिक प्रकार के दुर्व्यवहार होते हैं, लैंगिक हमले होते हैं, उन सब के बारे में बात की गई है। बच्चों से यौन उत्पीड़न निवारक एवं रोकथाम। पिछली बार इस एक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन इस एक्ट से। अब समझेंगे दोस्तों इस एक्ट को, क्या क्या बातें इसके अंदर है। इसके अंदर दोस्तों मेनली बातें की गई है सिर्फ और सिर्फ धाराओं के बारे में। जैसे पिछली बार के जो क्वेश्चन थे उसमें बात की गई थी, एक क्वेश्चन था गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला की धारा कौन सी है। एक क्वेश्चन ये आया था दोस्तों कि ये जो पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ। एक धारा दी थी इन्होंने 6 कि इसमें बताओ सजा कितनी है। तो एक सिंपल सी थोड़ा मेथड है, अगर आप उसको समझ लेंगे तो इस पॉक्सो एक्ट को समझ जाएंगे। तो इसमें आपको अभी तो मैं एक बात नोट कराऊंगा कि अगर हमें इसमें इसकी जो धाराएं हैं, अगर हमें सम संख्या में लिखी हुई धाराएं पढ़नी है, सम संख्या में, एक छोटा सा समझने की चीज है, अगर सम संख्याओं में लिखी हुई धाराएं पढ़ेंगे, धाराएं सम संख्या में लिखी हुई अगर धाराएं पढ़ेंगे तो सम संख्या में आएगी सजा। क्या आएगी दोस्तों, सजा। आप याद कर लेंगे, सम संख्या में सजा, सह से सम, सह से सजा। और दूसरा, अगर सम में सजा आ गई तो विषम संख्या में जो धाराएं हैं, विषम संख्या के अंदर, उसके अंदर मिलेगी आपको इसकी परिभाषा। क्या मिलेगी दोस्तों, परिभाषा। परिभाषा का उल्लेख विषम संख्या की जो धाराएं हैं उसके अंदर लिखा हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों आगे इसी क्रम में, यहां तक आपने समझ लिया। और एक और बात है दोस्तों यहां पर आपको समझने की कि इसकी धारा 1 से लेकर हम 14 तक पढ़ेंगे। कितनी तक, 1 से लेकर 14 तक। लेकिन उसके अंदर कुछ धाराएं आपको छोड़नी है, उनको नहीं पढ़ना है। 1, 2 और 9, 10 इन धाराओं को हमें छोड़ना है, क्योंकि इनका उल्लेख इस पॉक्सो एक्ट में हमारा काम का नहीं है और नहीं इसका कहीं वर्णन दे रखा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन कौन सी धाराएं हमें छोड़नी है। धारा 1 और धारा 2, इसके अलावा धारा 9 और धारा 10, इन धाराओं को हमें छोड़ते हुए चलना है। तो वापस एक बार, पॉक्सो एक्ट है कब का है, 2012 का है। 14 नवंबर 2012 को ये प्रवर्तन में आया, बाल दिवस के दिन। पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है, बच्चों के लैंगिक उत्पीड़न, बच्चों के लैंगिक दुर्व्यवहार से संबंधित है, बच्चों पर जो लैंगिक हमला होता है उससे संबंधित है। इसकी धाराएं कहती है सम संख्या में अगर कोई धारा है तो वो सजा का प्रावधान करेगी, और अगर विषम संख्या में कोई धारा है तो वो उसकी परिभाषा बताएगी। चलते हैं दोस्तों, इसकी धाराओं को समझना है, इससे ही क्वेश्चन आएंगे। अब इसको धाराओं को समझने से पहले, अब जैसे मैंने कहा आपको कुछ धाराएं तो छोड़नी है। अब जैसे आपने कुछ धाराएं छोड़ी होगी, मैंने अभी बताया 1, 2 और 9, 10 ये धाराएं हमें छोड़ते हुए चलना है। जैसे मैं वर्णन कर रहा हूं वहीं अगर आप कोई कॉपी में लिख रहे हैं तो ऐसे ही अपनी कॉपी में बना लेंगे, तो आपको याद करने में बहुत आसानी आ जाएगी। जैसे अब इसके अंदर बीच में और मैं कुछ बताऊंगा, इस प्रकार आपके 5 कॉलम बनने चाहिए अपनी कॉपी के अंदर। अगर आपको पॉक्सो एक्ट समझना है तो ये 5 कॉलम बनने चाहिए। ये पॉक्सो एक्ट को समझाने के बहुत सिंपल चीज ट्रिक है, देखना दोस्तों कैसे हम इसको पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था इसको अपने को 2 भागों में बांटना है, और कुछ धाराएं मैंने पहले ही बता दी थी कि हमें कौन कौन सी धाराएं नहीं पढ़नी है। तो ये ध्यान रखेंगे 1, 2 और 9, 10 इन धाराओं को नहीं पढ़ेंगे, बाकी जो भी 1 से लेकर 14 के बीच में आएगी उन सबको पढ़ना है। तो जब 9, 10 1, 2, 9, 10 नहीं है तो उसके बाद में चालू कर देंगे अंक डालना, अंक नंबर डालेंगे। जैसे यहां से यहां डालेंगे धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8। अब 9, 10 नहीं है दोस्तों, तो कौन सा आ जाएगा, 11, 12, 13 और 14। तो इस प्रकार ये धाराएं हैं दोस्तों, समझना इसको। धारा 3 किसकी बात करता है, अब इनकी जो डेफिनेशन है वही एग्जाम में पूछी जाती है। पिछली बार पूछा गया गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किसकी बात करता है। तो देखो धारा 3 कहता है प्रवेशन लैंगिक हमला। धारा 3 कहता है दोस्तों
प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है? क्योंकि मैंने कहा आपको विषम संख्या पढ़ेंगे तो विषम संख्या के अंदर आएगी बात दोस्तों परिभाषा की। ये विषम संख्या है 3 और इसमें क्या है परिभाषा। जब जब विषम संख्या आएगी वहां वहां आएगा परिभाषा, और जब जब सम संख्या आएगी वहां आएगी सजा। सह से सम, सह से सजा, यानी ऊपर वाली संख्या में तो है परिभाषा और जो जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसके अंदर है सजा। तो प्रवेशन लैंगिक हमला, अब इसमें समझना है क्या बात है इसकी परिभाषा में। इसकी परिभाषा में लिखा हुआ प्रवेशन लैंगिक हमले में कि यदि कोई व्यक्ति किसी बालक के लिंग, योनि, गुदा मार्ग आदि में अपने लिंग का प्रवेश करवाता है या किसी अन्य वस्तु का प्रवेश करवाता है तो उस स्थिति में वह व्यक्ति धारा 3 का दोषी है। और धारा 3 का दोषी होने के साथ ही यदि इसमें बात देखो किसकी की गई दोस्तों, प्रवेश करवाता है। यदि कोई व्यक्ति अपना लिंग किसी बालक या बालिका के शरीर में प्रवेश करवाता है, लिंग, योनि, गुदा मार्ग में प्रवेश करवाता है या मुंह में प्रवेश करवाता है, उस स्थिति में वह व्यक्ति धारा 3 का दोषी है और उस धारा 3 के दोषी को सजा दी जाएगी दोस्तों 7 साल की। कितने साल की दोस्तों? 7 साल की सजा। यहां बात हो रही दोस्तों प्रवेश करवाता है, ये शब्द में आ रहा है प्रवेश करवाता है। तो यहां पर ये जो आपने ऊपर वाली बात अभी पढ़ी है कि कोई व्यक्ति किसी बालक का माने यहाँ मेल भी हो जाएगा और फीमेल भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा में बालक का मतलब बालिका भी है और बालक भी है। तो यहाँ पर प्रवेशन लैंगिक हमला, यदि कोई व्यक्ति किसी बालक के मुंह, लिंग, योनि, गुदा मार्ग आदि में अपने लिंग या किसी वस्तु का प्रवेशन करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है तो वह धारा 3 का उल्लंघन है और उस व्यक्ति को सजा 7 साल की। ये जो धारा 3 और 4 है उसी के समान है धारा 5 और 6। सिर्फ एक चीज का फर्क है यहाँ पर, ये जो धारा 5 और 6 दे रखी दोस्तों, ये धारा 5 और 6 एक लोक सेवक के लिए है, क्योंकि धारा 5 का नाम जो ऊपर आपने परिभाषा लिखी है प्रवेशन लैंगिक हमला, वो का वही नीचे आएगा, लेकिन एक शब्द यहाँ पर जुड़ेगा। वो शब्द के बारे में उल्लेख करते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द है? वो है गुरुतर। कौन सा शब्द है दोस्तों? गुरुतर। अब गुरुतर का मतलब क्या होता है? गुरुतर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सम्मानजनक स्थिति पर बैठा है, जैसे किसी कोई लोक सेवक है या फिर किसी ऐसे संरक्षण केंद्र या फिर पुलिस का स्टाफ का कोई व्यक्ति है या फिर वह किसी अस्पताल में काम करता है। यानी आप इसको एक भाषा में समझेंगे, गुरु का मतलब होता है, गुरु का माने है कि वह कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक सम्मानजनक पोस्ट पर बैठा हुआ है और वह ऐसा कार्य करता है। तो उसके लिए जो यहाँ आप सजा पढ़ रहे थे धारा 4 में और धारा 6 में मैंने बताया कि जहां जहां सम संख्या पढ़ेंगे वहां आ जाएगी हमारी सजा के बारे में उल्लेख। तो इसमें आप पढ़ेंगे दोस्तों, धारा 4 में पढ़ी आपने सजा, तो धारा 6 में भी पढ़ लेंगे कि अब जो आपने पढ़ा प्रवेशन लैंगिक हमला, तो गुरुतर के ठीक नीचे आ जाएगा, ये आगे की बातें हैं, प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। यहाँ हमले की बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखना, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, ये की यही परिभाषा आ गई वापस। ये पहले तो एक शब्द एक्स्ट्रा आया दोस्तों आपके पास, कौन सा? गुरुतर। धारा 5 पढ़ते ही कौन सा शब्द आ गया? गुरुतर। बाकी परिभाषा वो की वही है, तो यानी कि परिभाषा वही है तो वह बाकी बातें भी वही होगी कि यदि कोई लोक सेवक, अब यहाँ कौन हो जाएगा? क्योंकि मैंने कहा गुरुतर यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लोक सेवक है। कैसा है? लोक सेवक, यानी कोई गवर्नमेंट ड्यूटी में है, वह व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसके लिए जहां पहले इसमें परिभाषा प्रवेशन लैंगिक हमले में हम 7 साल पढ़ रहे थे, तो इसमें जाकर ये सजा बढ़ जाएगी उसके लिए, क्योंकि लोक सेवक है, वह गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो उसके लिए सजा है दोस्तों 10 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों? 10 साल। यदि कोई लोक सेवक, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की जो परिभाषा बताता हूं, यदि कोई लोक सेवक, कोई रिमांड अधिकारी या अभिरक्षा अधिकारी या कोई पुलिस कर्मचारी या कोई अस्पताल का कर्मचारी या किसी संस्था में जो पुलिसकर्मी है, तो वह यदि किसी बालक के लिंग, योनि, गुदा मार्ग में अपना लिंग प्रवेश करवाता है तो उस स्थिति के अंदर धारा 6 लागू होगी और धारा 6 के साथ उसे 10 वर्ष की सजा। कितने वर्ष की सजा दोस्तों? 10 वर्ष की सजा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं दोस्तों आगे इसी के अगले भाग में, धारा 7। अभी आपने पढ़ा प्रवेशन लैंगिक हमला। अब यहां पर क्या है? अब यहां पर जो एक नई बात आप देखेंगे कि यहां पर एक बात मिलेगी आपको कि यहां पर ये जो प्रवेश शब्द है, ये जो प्रवेश शब्द आपने लिखा प्रवेशन, ये हट जाएगा। हटने का रीजन क्या है? क्योंकि धारा 7 में है लैंगिक हमला। क्या बात करता है? लैंगिक हमला, लैंगिक हमले की बात करता है। लैंगिक हमला है सिर्फ यहाँ पर,
तो ये आप ध्यान रखेंगे, लैंगिक हमला होता है। अब लैंगिक हमले का माने, अब जब लैंगिक हमला हो रहा है तो उस स्थिति के अंदर लैंगिक हमला, अब यहां सिर्फ हमला है, लैंगिक हमला। तो अब जो पहले वाली दो परिभाषाएं पढ़ी दोस्तों हमने, यहां पर था प्रवेशन एक यहां पर, और एक यहां पर भी आपने पढ़ा कि गुरुतर प्रवेशन, यहां भी प्रवेशन मिला, तो प्रवेशन आ रहा। लेकिन यहां जब साथ पढ़ेंगे तो हिंदी में से आप लिख लेंगे साथ, और साथ का माने स से आप स्पर्श याद रखेंगे, स्पर्श, यहां सिर्फ स्पर्श होता है। क्या होता है दोस्तों? स्पर्श। तो स्पर्श की बात यहां पर की जा रही है कि कोई व्यक्ति किसी बालक के लिंग, योनि, गुदामार्ग पर स्पर्श करता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति दोषी होगा, और उसके लिए दो प्रकार की सजा रखी गई है। जो यहाँ तो आपने एक सजा पढ़ी कि अगर कोई साधारण व्यक्ति है वो अपराध कारित करता है, ऐसा प्रवेशन करवाता है तो 7 साल, और यदि कोई लोक सेवक होते हुए ऐसा करता है तो उसके लिए सजा आपने बताई कि 10 वर्ष। तो अब यहाँ पर दो प्रकार की सजा है, एक है न्यूनतम, एक है दोस्तों न्यूनतम। न्यूनतम सजा कितनी होगी? क्योंकि अगर वो स्पर्श कर रहा है तो उसके लिए न्यूनतम सजा बताई गई है दोस्तों 3 वर्ष। कितनी वर्ष? 3 वर्ष। और दूसरी बताई गई अधिकतम, अधिकतम कितनी होगी दोस्तों? 5 वर्ष। तो 3 और 5 इस दो भागों में बटा हुआ है। न्यूनतम हो गई 3 और अधिकतम कितनी दोस्तों? 5 वर्ष, क्योंकि वह स्पर्श करा रहा है। धारा 7 बताती है स्पर्श के बारे में कि यदि कोई व्यक्ति किसी बालक के लिंग, योनि, गुदामार्ग आदि पर स्पर्श करता है तो उस स्थिति में उसे लैंगिक हमला माना जाएगा, और उसकी सजा दी गई है धारा 8 के अंदर। धारा 8 कहती है ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 3 साल की सजा और अधिकतम उस व्यक्ति को सजा होगी 5 साल की। अब दोस्तों आगे क्या करना है आपको, ये जो धारा 7 के अंदर तो लैंगिक हमला है, ये लैंगिक हमले की जगह आगे जो धारा 11 आएगी यही जाके इधर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन लैंगिक हमले की जगह ये हमला शब्द हट जाएगा और वहां जुड़ जाएगा लैंगिक उत्पीड़न। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगे जो हमारी बात चल रही है उसमें आप ध्यान रखेंगे लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है दोस्तों, तो धारा 11 कहेगी लैंगिक उत्पीड़न। किसके बारे में दोस्तों? लैंगिक तो है लेकिन यहां हमले की जगह आ जाएगा उत्पीड़न, उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, लैंगिक उत्पीड़न के बारे में बात है। अब जो आपने न्यूनतम और अधिकतम सजा लिखी है, क्योंकि आपने 8 में लिखा है न्यूनतम सजा, इस दोनों को इधर उधर पेस्ट कर दो, ऊपर वाली को ऊपर पेस्ट कर दो और नीचे वाली को नीचे पेस्ट कर दो। यानी कि मतलब क्या है, जो 3 वर्ष की सजा आपने बताई है वो 3 वर्ष की सजा आ जाएगी धारा 12 में। कौन सी में दोस्तों? धारा 12 के अंदर आ जाएगी 3 साल सजा। कितने साल की सजा? 3 साल की सजा, 3 साल की सजा। उसका मतलब मैं बता दूंगा दोस्तों, 3 साल की सजा। जो आप 11 धारा देख रहे हो ऊपर उसका मतलब बता दूंगा और 13 का भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये जो सजा है ये इधर 14 में पेस्ट कर देंगे तो इसकी सजा कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5 साल। कितनी? 5 साल, 5 साल। अब धारा 11 का मतलब समझो, 7 का समझ में आ गया कि वह व्यक्ति सिर्फ स्पर्श करता है, टच करता है और बाकी प्रवेशन नहीं कराता है। 3 में और इसमें 7 में 5 में प्रवेशन है, 3 में और 5 में प्रवेशन है, लेकिन 7 में बोल रहा लैंगिक हमला है और स्पर्श करता है सिर्फ। तो आगे आ जाओ, इधर 11 के अंदर है लैंगिक उत्पीड़न। यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को अश्लील सामग्री के प्रयोजन से कुछ सामग्री दिखाता है या बालक का अश्लील प्रयोजन में इस्तेमाल करता है तो उस स्थिति में धारा लगेगी लैंगिक उत्पीड़न की धारा 11। तो यह इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों बालक का अश्लील प्रयोजनों में इस्तेमाल, अश्लील प्रयोजन में इस्तेमाल, बालक का अश्लील प्रयोजन में इस्तेमाल। धारा 11 कहती है बालक का अश्लील प्रयोजन में इस्तेमाल करता है कोई व्यक्ति तो धारा 11 लागू होगी और न्यूनतम सजा का उल्लेख है 3 वर्ष का। चलते हैं दोस्तों धारा 13 की परिभाषा में समझो। बालक की जनेंद्रियां होती है, जो जनन की अंग होती है, उनका अगर कोई व्यक्ति प्रदर्शन करता है, मान लो करण जौहर है, कोई मूवी बना रहा है और उस करण जौहर के द्वारा उस मूवी के अंदर किसी बालक की जनेंद्रियों यानी किसी लिंग का प्रदर्शन किया जाता है तो वह करण जौहर दोषी कहलाएगा। तो ध्यान रखेंगे बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शन, बालक की जनेंद्रियों का मतलब क्या है दोस्तों? जनन के अंग है। बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शन ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी मंच के द्वारा किया जाता है। तो किसी मंच, और मंच कैसा? वह ऑनलाइन भी हो सकता है
और ऑफलाइन भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार के मंच हो सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन यदि कोई व्यक्ति करता है, चाहे ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, जब पहली बार अपराध करेगा तो उसे 5 साल की सजा। लेकिन मान लो करण जौहर एक मूवी बनाया, उसमें पहली बार उसने बच्चे की बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन कर दिया, तो करण जौहर के लिए कम से कम 5 साल की सजा। लेकिन मान लो वो दूसरी बार अपराध कारित करता है, करण जौहर दूसरी मूवी बना रहा है, तो उसके अंदर मान लो किसी अन्य बालक को लेकर आ रहा है, तो उसके लिए दूसरी बार में अगर वो ऐसा अपराध कारित करता है तो न्यूनतम सजा हो जाएगी उसके लिए 10 साल। कितनी दोस्तों? 10 साल। यही सारी बातें पॉक्सो एक्ट में की गई है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे दोस्तों। वापस एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलते हैं दोस्तों आगे, एक बार इसका रिवीजन करते हैं। बच्चों से यौन उत्पीड़न निवारक एवं रोकथाम अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 का है। बाल दिवस के दिन परिवर्तन में आया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, इसकी 2 प्रकार की धाराएं हैं। एक अगर सम संख्या की धाराओं को अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना है सम संख्या की जो धाराएं हैं उसके अंदर सजा का प्रावधान किया गया है। और अगर विषम संख्या की अगर आप धारा पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर हमें परिभाषाओं का उल्लेख करना है कि परिभाषाओं का उल्लेख कहां पर है, विषम संख्या की। इसकी कुछ धाराएं आपको छोड़ते हुए चलना है, जैसे धारा 1 हमको नहीं पढ़नी है, धारा 2 नहीं पढ़नी है, धारा 9 और 10 को नहीं पढ़ना है क्योंकि इनका उल्लेख नहीं दिया गया है, तो हमें इनको छोड़ते हुए चलना है। ये आप बड़ा सारा ध्यान रखेंगे कि इनको हमें नहीं पढ़ना है। चलते हैं आगे इसी क्रम में। तो अब इसकी धाराएं इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 9, 10 को नहीं पढ़ रहे हैं तो धारा 3 और 4 पढ़ेंगे। धारा 3 कहती है प्रवेशन लैंगिक हमला, कोई व्यक्ति किसी बालक के लिंग योनि गुदा मार्ग में अपना लिंग प्रवेश करवाता है तो उसके लिए सजा कितनी है दोस्तों? पहली बार ध्यान रखेंगे 7 साल। तो 5वीं जो धारा है उसमें बात की गई है गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला। गुरुतर का मतलब है कोई गुरु है या गुरु है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुरुतर स्थिति पर बैठा हुआ है, कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करवाता है। धारा 3 की बात और धारा 5 की बात में सेम चीज मिलेगी, प्रवेशन लैंगिक हमला। तो प्रवेशन लैंगिक हमला भी सेम है लेकिन एक शब्द अलग है, गुरुतर। गुरुतर का माने वह व्यक्ति लोक सेवक है, तो उस स्थिति में लोक सेवक होते हुए यदि अपराध कारित करता है तो धारा 4 की सजा में 3 साल बढ़ जाएगा। यानी यहां धारा 4 में आप सजा पढ़ रहे थे 7 साल, तो यहां कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहां हो जाएगी 10 साल की सजा। आगे चलते हैं धारा 7। धारा 7 किसके बारे में उल्लेख करती है? धारा 7 कहती है कि लैंगिक हमला होता है। तो लैंगिक हमला यानी वह सिर्फ स्पर्श करता है। क्या करता है दोस्तों? सह का मान ले 7 और सह का मतलब स्पर्श। तो याद करेंगे लैंगिक हमला होता है यदि किसी बालक के साथ, यदि किसी बालक के लिंग योनि गुदा मार्ग आदि पर यदि कोई व्यक्ति स्पर्श करता है तो उस स्थिति में वह लैंगिक हमला कहलाएगा और वह धारा 7 का उल्लंघन होगा। और उल्लंघन करने पर धारा 8 में उसकी सजा का उल्लेख किया गया है। इसमें 2 प्रकार की सजा बताइए, न्यूनतम सजा 3 साल, अधिकतम सजा 5 साल। अब यही न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 को आप आगे वाली जो धाराएं मैंने अलग अलग बॉक्स में लिखी है उसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपको याद होने में आसानी हो जाएगी। उसकी परिभाषा है आगे, धारा 11 की परिभाषा है लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है? किसी बालक को अश्लील प्रयोजनों में इस्तेमाल करना तथा अश्लील सामग्री का वितरण करना या दिखाना, तो उस स्थिति में लैंगिक उत्पीड़न होता है और उसके लिए धारा 12 में 3 साल की सजा का प्रावधान है। आगे चलते हैं, बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन किसी मंच, ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से करना या अश्लील प्रयोजन में उसके जो जननेंद्रिय हैं उसका प्रदर्शन करता है कोई व्यक्ति, तो उसे धारा 14 के तहत न्यूनतम 5 साल की सजा और अधिकतम का ध्यान रखेंगे 10 साल से। अगर दूसरी बार करता है तो 10 साल से कम उसे अपराध की सजा नहीं मिलेगी। तो ये दोस्तों हमारी आज की क्लास हुई। इस क्लास में हमने 2 एक्ट पढ़ लिए। एक पढ़ा हमने पहले किशोर न्याय एक्ट और अभी पढ़ा है किशोर यानी बच्चों से संबंधित लैंगिक उत्पीड़न जो बच्चों का होता है उससे पॉक्सो एक्ट। इसकी एक भाषा ध्यान रखें दोस्तों, पॉक्सो एक्ट के तहत एक नोट लगा के लिख लें तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नोट, ये एक नोट ध्यान रखें दोस्तों, नोट पॉक्सो एक्ट के तहत, ध्यान रखें पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग की उम्र, पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ये ध्यान रखें दोस्तों, पूछा जा सकता है पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग की उम्र कितनी निर्धारित की गई है, तो 18 वर्ष उसकी निर्धारित की गई है पॉक्सो एक्ट के तहत। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, नाबालिग की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर।